नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गीता फोगाट जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के शीर्ष पहलवानों को समर्थन देने निकली थीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको और उनके पति पवन सरोहा को हिरासत में ले लिया। गीता फोगाट ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और मेरे पति पवन सरोहा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बहुत दुखद। बता दें, जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में दिल्ली जाने वालों को पुलिस रोक रही है। बुधवार देर रात जंतर मंतर पर हंगामे के बाद अलग अलग जगहों से लोग पहलवानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। वहीं इससे पहले गीता फोगाट के पिता और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने ऐलान किया कि इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली का घेराव करेंगे। उन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड लौटाने की भी चेतावनी दी। महावीर फोगाट ने यह भी दावा किया कि उनकी छोटी बेटी और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट भी इस लड़ाई में साथ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने पहलवानों की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई को अब बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि याचिका दायर की गई थी जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इसे दर्ज कर लिया गया है, तो इसके साथ ही याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अब न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करने या किसी भी अन्य शिकायत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के अलावा इस अदालत ने निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा दी जाए। पुलिस ने बताया है कि नाबालिग शिकायतकर्ताओं और अन्य को उचित सुरक्षा दी जा चुकी है, इसलिए हम इस याचिका की सुनवाई बंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी। फैसला आने के बाद अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया में महिला पहलवानों ने कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक हम यहीं जंतर मंतर पर रहेंगे। हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा, हमें इंसाफ चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो महिला पहलवानों को आज और राहत दे सकता था या बुधवार देर रात की घटना का संज्ञान लेते हुए कोई और भी कदम उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहलवानों के प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, बच्चों के भविष्य को सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूंगा, जिसको जो करना हो करता रहे। मेरा ना किसी से द्वेष है, ना बदला लेना है, ना बैर है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। TMC प्रमुख ममता बनर्जी पहलवानों के साथ बदसलूकी को लेकर कहा है कि बेटियों की इज्जत को इस तरह से ठेस पहुंचाना बेहद शर्मनाक है। भारत अपनी बेटियों के साथ खड़ा है और मैं एक इंसान के तौर पर अपने पहलवानों के साथ जरूर खड़ी हूं। कानून सबके लिए एक है। शासक का कानून इन सेनानियों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। आप उन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं तोड़ सकते। लड़ाई सही है और लड़ाई जारी रहेगी। हमारे पहलवानों को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। देश उनके आंसू देख रहा है और देश आपको माफ नहीं करेगा। मैं अपने पहलवानों से आग्रह करती हूं कि वो मजबूत बने रहें। मैं अपनी पूरी ताकत उनके साथ साझा करती हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला पहलवानों का पुलिस के द्वारा बदसलूकी किए जाने के बाद का वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। बता दें, वीडियो में विनेश फोगाट कहते हुए नजर आ रही हैं कि ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है वो घर में बेड पर सो रहा है। हम सोने के लिए तख्त लेकर आ रहे हैं तो इसमें इनको समस्या है। मारना ही है तो ऐसे ही मार दो, इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हम यही दिन देखने के लिए मेडल लेकर आए थे? मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेकर आए कभी। इतनी दुर्दशा कर रखी है हमारी। प्रियंका गांधी ने भी महिला पहलवानों का वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश व अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों के आंसू देखकर बहुत दुख होता है। डरो मत, हम साथ हैं। इनकी सुनवाई हो और न्याय दिया जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव ये बेहद दुखद और शर्मनाक है। घमंड में पूरी भाजपा का दिमाग खराब हो चुका है। ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम हाँकना चाहते हैं। पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है इन्होंने।
देश के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब और नहीं, भाजपा की गुंडागर्दी बर्दाश्त मत करो। भाजपा को उखाड़ने के साथ अब इन्हें भगाने का वक्त भी आ गया है। हिमाचल प्रदेश के नगर निगम शिमला चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत हासिल की है। 34 में से 24 वार्डों पार्टी ने अपना परचम लहराया, जबकि बीजेपी की 9 वार्डों में ही जीत मिली है। जबकि नगर निगम शिमला चुनाव में आम आदमी पार्टी ना तो अपना खाता खोल सकी और ना ही किसी सीट पर अपनी जमानत जब्त होने से बचा सकी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट करते हुए लिखा, नगर निगम शिमला के चुनावों में भारी जीत हासिल करने पर शिमला की सम्मानित जनता, प्रत्याशियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। वहीं हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को स्वीकार कर लिया है। बता दें, साल 2017 में हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 13 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 17 सीटों पर कब्जा जमाया था। शिमला के नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शिमला के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के लिए प्रदेश के हमारे सभी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, नेताओं, सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। हिमाचल सरकार ने लोगों को दी गारंटी पूरी कर वादा निभाया, तभी शिमला ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। अब कर्नाटक में 5 गारंटी की बारी है। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि उनके पिता बाल ठाकरे को धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में वोट मांगने के लिए जय बजरंगबली के नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ने यहां संवाददाताओं से कहा, हो सकता है कि चुनाव कानून के प्रावधान अब बदल गए हों। बता दें, मोदी ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से कांग्रेस को दंडित करने के लिए अपना वोट डालने पर जय बजरंगबली कहने का आग्रह किया। बता दें, कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को सरकार बनने पर बैन लगाने का वादा किया है। इसके बाद मोदी लगातार बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं बाल ठाकरे को 90 के दशक के अंत में एक सार्वजनिक रैली में धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए 6 साल के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। बीबीसी से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा मामले में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उनके सामने सब बातें रख दी थी, तो गृह मंत्री को कुछ करना चाहिए था। इस्तीफा तो उन्हें देना चाहिए था जो जिम्मेदार थे। बता दें, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण में सत्यपाल मलिक के बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें उसी वक्त राज्यपाल के पद को लात मार देनी चाहिए थी। राज्यपाल की सीट पर चिपक कर बैठे रहे और अब 4.5 साल बाद बोल रहे हैं। यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को पूछना चाहिए कि ये सारी बातें हमसे अलग होने के बाद ही क्यों याद आती हैं। इसी को लेकर सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा जिस दिन हुआ, मैंने पहले दिन ये बात उठाई। मुझे कहा गया कि आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला कि ये उसी दिशा में ले जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ। उस वक्त इनका विरोध करना एक खतरनाक काम था, क्योंकि फिर देशद्रोही करार दे दिया जाता। जब किसान आंदोलन के वक्त भी मुझे दिखा कि ये लोग किसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तभी मैंने मुद्दा उठा दिया था। सत्यपाल मलिक ने बीबीसी से बातचीत करते हुए इस सवाल के जवाब दिया कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कोई और चेहरा उन्हें नजर आता है। उन्होंने इसमें नीतीश कुमार का नाम लिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल भी तुलनात्मक रूप से बेहतर है। ये कहने पर कि लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो उनकी सरकार पर भी लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार करेंगे 100%। उन्होंने पीएम मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल के चेहरा होने पर कहा कि मोदी जी के सामने का चेहरा किसी को नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के खिलाफ जनता चेहरा बने, जनता वर्सेस मोदी चुनाव होना चाहिए। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक संरक्षण चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जातिगत जनगणना का कार्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना तत्काल रोकी जाए। इससे पहले हाईकोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। बिहार के जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट की तत्काल रोक के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार जातीय आधारित सर्वे कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार इसे कराएगी।
गरीबी और बेरोजगारी हटाने एवं जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सरकार को वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत होती है। इसलिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जातीय आधारित सर्वे करा रही है। वहीं पटना हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले नीतीश कुमार ने कहा, जातीय आधारित सर्वे सबकी राय से होना तय हुआ है, ये सबके हित के लिए हो रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों को बुनियादी बातों की समझ नहीं है। ये पहले अंग्रेजों के ज़माने से तो होता ही था, ये 1931 से बंद हुआ था। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बीबीसी को समन भेजा है। इसके अलावा विकीमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को भी समन जारी किया गया है। ये समन मानहानि के मामले में जारी किए गए हैं। समन झारखंड से बीजेपी नेता विनय कुमार सिंह की ओर से दाखिल मानहानि केस की सुनवाई मामले में भेजा गया है। भाजपा नेता ने इन्हें 2002 के गुजरात दंगों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित करने या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने वाली किसी भी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री ने भाजपा, आरएसएस और विहिप जैसे संगठनों को बदनाम किया है। मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में चेतावनियों के खत्म होने पर देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। बता दें, मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर राज्य में जनजातीय समूहों में विरोध हो रहा है। इसके कारण हिंसा हो रही है, तो सरकार ने डीएम और एसडीएम को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। बता दें, मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है और जमकर राजनीति भी हो रही है। मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। वहां आज सुबह सेना बुलाई गई है, जो अब शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च कर रही है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। मेती समुदाय को अदालत के आदेश पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। आदेश के खिलाफ राज्य के जनजातीय समूह में विरोध हो रहा है, जमकर राजनीति हो रही है। मणिपुर में क्या चल रहा है उसका अंदाजा मैरी कॉम के ट्वीट से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है, मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ जैसे नेताओं को भी टैग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर में अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाली फिल्म द केरला स्टोरी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद 5 मई यानी शुक्रवार को फिल्म के रिलीज पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने विवेक लगाकर रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से अनुमति मिलने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा, जरा इस फिल्म के एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की कड़ी मेहनत के बारे में सोचिए। कोई फिल्म निर्माता किसी फिल्म के बनाने में काफ़ी पैसा और समय खर्च करता है। अब इसे मार्केट पर छोड़ दीजिए, जो ये तय करे ये फिल्म स्तरीय है या नहीं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की बैठक के लिए गोवा पहुंच गए हैं। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होंगे। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, मैं गोवा आकर काफ़ी खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि एससीओ की बैठक कामयाब होगी। बता दें, किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ये 12 साल बाद पहला भारत दौरा है। इससे पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। उनको हाई कोर्ट ने 9 मामलों में अंतरिम जमानत और आगे बढ़ा दी है। बता दें, आज की सुनवाई की खासियत ये मानी गई कि अदालत की चेतावनी के बाद इमरान खान अदालत में खुद पेश हुए। इससे पहले अदालत ने 18 अप्रैल को खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 8 मामलों में 3 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।